जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आइन के बारे में कि आइन क्या होता है, उसकी टाइप्स वगैरह क्या हैं। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर आइन कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर आइन, मॉलिक्यूलर आइन क्या होता है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बच्चों, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आइन क्या है कि जब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज आ जाता है तो इट्स बिकम आइन। कि जब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज आता है तो इट बिकम आइन, तो वो आइन बन जाता है। इसी तरह बच्चों, जब किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्ज आता है तो इट बिकम मॉलिक्यूलर आइन, तो वो क्या बन जाता है बच्चों? मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? When a molecule gets either positive or negative charge, it become a molecular ion. कि सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइन एंड मॉलिक्यूलर आइन। आइन क्या होता है? जब किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज आता है। जब किसी एलिमेंट पे, जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे चार्ज आ जाएगा तो इट इज कॉल्ड आइन। जैसे सल्फर पे चार्ज आ गया -2, तो दैट इज कॉल्ड सल्फाइड आयन। ऑक्सीजन पे चार्ज आता है -2, इट इज कॉल्ड ऑक्साइड आयन, वो सिंपल आयन। इसी तरह जब किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज आएगा, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, जब उस मॉलिक्यूल पे चार्ज आएगा तो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। जैसे O2 एक मॉलिक्यूल है, जब उस मॉलिक्यूल पे चार्ज आएगा तो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी मॉलिक्यूलर स्पीशीज, के वो हर एनी कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कि ऐसी कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, एग्जांपल क्या है देखें। CO है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। CO क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सिंपल आयन नहीं है, क्योंकि CO एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। तो जब मॉलिक्यूल पे चार्ज आएगा तो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। ये मॉलिक्यूलर आयन है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? मॉलिक्यूल है। जब उस पे चार्ज आया तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह नाइट्रोजन एलिमेंट है, N2 क्या है? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। जितनी भी गैसेस हैं वो डाइटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। N2 का मतलब क्या है? नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल। जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पे चार्ज आएगा तो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन ऑफ नाइट्रोजन गैस, और ये नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है। इस पे जब चार्ज आया तो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर है। इसी तरह C2H4 क्या? इथेन। ये इथेन का एक मॉलिक्यूल है, इस पे जब चार्ज आएगा तो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन ऑफ इथेन। इसी तरह O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, जब इस पे चार्ज आएगा तो मॉलिक्यूलर आयन ऑफ ऑक्सीजन गैस। CH4 मीथेन का एक मॉलिक्यूल है, जब इस पे चार्ज आएगा तो मॉलिक्यूलर आयन ऑफ मीथेन। ठीक हो गया बच्चों? इसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर आयन ऑफ मीथेन बोलेंगे। जी बेटा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? चले, उसके बाद नेक्स्ट है। अब जो ये बात समझाने लगा हूं, जस्ट एक मिनट बच्चों। अच्छा बच्चों, ये जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने की, जो बहुत अहम पॉइंट है। अब सुने, कल हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ एटम, आज हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर आयन। देखें, देखने में तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं। ये देखें, ग्रुप ऑफ एटम NO3 -1 CH4 +1, क्या फर्क है? कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, एक जैसे लग रहे हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर आयन है, तो क्या ये भी मॉलिक्यूलर आयन है? अब क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि ये भी ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है जिसके ऊपर चार्ज है। CH4 भी कार्बन और हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है जिसके ऊपर चार्ज है। बात है तो दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, क्या ये दोनों सेम थिंग है? नो, गलत। ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज,
इसकी और करेक्टरिस्टिक्स हैं, मॉलिक्यूलर आयन की और करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल है और कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल नहीं है। दोबारा इस बात को सुने बेटा, ये जो नजर आ रहे हैं जो हमने कल पढ़े थे ग्रुप ऑफ एटम, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, और जो जो मॉलिक्यूल है ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है। इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, तो इसका मतलब क्या दोनों सेम थिंग है? क्या इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है? इसका मतलब ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज और मॉलिक्यूलर आयन एक चीज है? नहीं, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों डिफरेंट है। कैसे? अब आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अब हमारे पास पहले हम लेते हैं मॉलिक्यूलर आयन को, जैसे CH4 है। अब CH4 एक मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल क्या होता है कि जिसकी वैलेंसी पूरी फुल्ली सेटिस्फाइड होगी। कैसे? कार्बन, CH4 को यहां देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, क्रीप 3 नोबल गैस है नियॉन 10। तो कार्बन नियॉन जैसा बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कार्बन का एटॉमिक का हमने ये पढ़ा था ना कि चार्ज कब आता है कि हर एलिमेंट ये चाहता है क्रीप 3 नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसकी क्रीप 3 नोबल गैस है नियॉन। नियॉन जैसा बनने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, लूज करेगा तो हीलियम जैसा बन जाएगा, लेकिन क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो हमने कल पढ़ा था जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब दोबारा इसी टॉपिक पे आ जाए वापस। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, क्रीप 3 नोबल गैस है नियॉन 10। 6 से 10 बनाने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब कार्बन ने गेन किया तो हाइड्रोजन ने लूज करना है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो कार्बन ने हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इसका चार्ज -4 +4, ओवरऑल चार्ज 0। तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेबल है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, ये मॉलिक्यूल है। क्योंकि हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ी थी। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? जो स्टेबल हो और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके, जिसके ऊपर नेट चार्ज कोई ना हो। तो CH4 में क्या है? CH4 के ऊपर नेट चार्ज कोई नहीं है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड है, ये स्टेबल है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब ये क्या है? दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल है। जब इस पे चार्ज आएगा तो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। यानी मॉलिक्यूलर आयन वो है जब किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज आएगा। अब हम इस साइड पे आते हैं। इस साइड में आप देखें, हमने यहाँ से सिंपल एग्जांपल ले ली OH की, कि OH के ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन, इसके ऊपर चार्ज होता है -1। अब देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन की क्रीप 3 नोबल गैस है नियॉन। तो ऑक्सीजन को नियॉन जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। तो ऑक्सीजन के पास 2 गेन किए, 10 नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। हाइड्रोजन अभी हमने पढ़ा, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही लूज करेगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2, हाइड्रोजन के ऊपर है +1, तो इस ये ओवरऑल न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, तो ओवरऑल -1 चार्ज बच जाएगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, और जिसकी वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब OH ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा वो मॉलिक्यूल नहीं है। जब ये OH मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो इस पे जब चार्ज है तो ये शो कर रहा है कि इट इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन। यानी मॉलिक्यूलर आयन के लिए पहली शर्त है कि वो मॉलिक्यूल होना चाहिए, कि जब किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज आएगा। अब जैसे CH4 है, CH4 एक मॉलिक्यूल है, इस पे जब चार्ज आया तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। NH3 एक मॉलिक्यूल है, जब इस पे चार्ज आया तो मॉलिक्यूलर आयन। C2H4 एक मॉलिक्यूल है, जब इस पे चार्ज आया तो मॉलिक्यूलर आयन। इस तरह जो ये है सल्फेट, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है। सल्फर 6 लूज करता है, ऑक्सीजन 8 गेन करते हैं। सल्फर के ऊपर है +6, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन के ऊपर है -8, इनका ओवरऑल चार्ज 0 नहीं होता, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, ये मॉलिक्यूल नहीं है। जब ये मॉलिक्यूल नहीं है तो ये मॉलिक्यूलर आयन भी नहीं है। इसे हम बोलेंगे ये क्या? ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज है। तो इसलिए आपने फर्क देखना है कि मॉलिक्यूलर आयन वो होगा जो मॉलिक्यूल हो, जब किसी जो मॉलिक्यूल वो होता है जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, जिसके ऊपर नेट चार्ज कोई ना हो। पहले वो न्यूट्रल था, फिर हमने उसे आयोनाइज किया तो चार्ज आया, तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन।
और ये कहें, ये इनको याद कर लें, ग्रुप ऑफ एटम टोटल यही है जो आपकी बुक में गिवन है कि ये वो स्पीशीज हैं जो ओवरऑल स्टेबल नहीं है। ये जितनी भी हैं इनके जब आप देखें इसने गेन कितने किए, इसने लूज कितने किए, तो ओवरऑल चार्ज जीरो नहीं आएगा, प्लस या माइनस में आएगा। इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो ये मॉलिक्यूलर आयन भी नहीं है। अब आगे देखें, ये क्वेश्चन है। अब इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा आता है और एनुअल पेपर में बहुत ज्यादा आता है और 99% स्टूडेंट का गलत होता है। सुने, अब क्वेश्चन आ गया, विच वन इज नॉट मॉलिक्यूलर आयन। अब इन्होंने सोचा है मॉलिक्यूलर आयन कौन सा नहीं है, तो अब क्या है, हम पहले देखेंगे N2। क्या N2 मॉलिक्यूल है? जी, N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, जब इस पे चार्ज आएगा तो मॉलिक्यूलर आयन। CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल है, जब इस पे चार्ज आएगा तो मॉलिक्यूलर आयन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, जब इस पे चार्ज आएगा तो मॉलिक्यूलर आयन। लेकिन NH4 ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। ये क्यों नहीं है? अब देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, करीब 3 नोबल गैस है नियॉन, तो नाइट्रोजन नियॉन जैसा बनने के लिए 3 गेन करेगा और 4 हाइड्रोजन 4 लूज करेंगे, तो नाइट्रोजन है -3, हाइड्रोजन है +4, तो ओवरऑल +1 बच जाएगा। तो ये NH4 मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर आयन भी नहीं है। अब इस तरह, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन होगा जो मॉलिक्यूल है। कार्बोनेट आयन ये मॉलिक्यूल नहीं है। अमोनियम आयन, सल्फेट आयन ये ऑलरेडी आयन है, ये स्टेबल नहीं है। इनमें से किसी का भी आप निकालें नेट चार्ज जीरो नहीं आएगा। इनमें से कोई भी स्टेबल नहीं है, इनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दे आर नॉट मॉलिक्यूलर आयन। ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज। अब N2 क्या है? नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। याद रखें, डायटोमिक फॉर्म में गैसेस का हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो N2 एक मॉलिक्यूल है, जब इस पे चार्ज आएगा तो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। तो ये डी ऑप्शन ठीक है। इसमें से सी ऑप्शन ठीक है और इसमें से डी ऑप्शन ठीक है। जी बच्चों बताएं, यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। जी फातिमा बेटा, है कोई क्वेश्चन? नो सर। और कोई? चले नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन की टाइप्स क्या हैं? मॉलिक्यूलर आयन दो तरह के, एक मॉलिक्यूलर केटाइन या दैट इज कॉल्ड केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। ये उसी तरह है बेटा जैसे आयन का था, कि आयन की दो टाइप्स हैं। ऐसा आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो मॉलिक्यूलर केटाइन, और ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो मॉलिक्यूलर एनायन। ये भी सेम टू सेम इसी तरह। ऐसा मॉलिक्यूलर आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा मॉलिक्यूलर केटाइन और केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। और ऐसा मॉलिक्यूलर आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एनायन या एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। अब सबसे पहले मॉलिक्यूलर केटाइन। मॉलिक्यूलर केटाइन क्या होता है? अ मॉलिक्यूलर आयन व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज। ऐसा मॉलिक्यूलर आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर केटाइन। तो ये देखिए सब मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है। मॉलिक्यूलर एनायन क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूलर आयन व्हिच कैरी नेगेटिव चार्ज। ये देखें O2 मॉलिक्यूल है, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि कल हमने पढ़ा था कि एलिमेंट पे, एटम पे चार्ज तो इसलिए आता है कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो अपनी करीब करीब नोबल गैस जैसा बन जाए और स्टेबल हो जाए। तो अपने हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, करीब करीब नोबल गैस जैसा बनने के लिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव बन जाता है। यानी कि एलिमेंट पे चार्ज क्यों आता है? वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। अब अगली बात यह कि मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी ही स्टेबल होता है। कि मॉलिक्यूल क्या होता है? वो तो ऑलरेडी ही स्टेबल होता है। तो क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि जब मॉलिक्यूल ऑलरेडी ही स्टेबल है तो मॉलिक्यूल के ऊपर फिर चार्ज क्यों आता है? एलिमेंट पे चार्ज तो सिंपल है कि एलिमेंट पे चार्ज क्यों आएगा कि हर एलिमेंट करीब करीब नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। जब करीब करीब नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा तो चार्ज आ जाएगा, आयन बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी स्टेबल होता है, जैसे अभी एक मेरी बेटी ने क्वेश्चन किया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें, अब पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल पे चार्ज क्यों आता है।
मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज का दूसरा नाम है आयोनाइजेशन ऑफ गैस, कि हम मॉलिक्यूल होते हैं, गैसेस पाई जाती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जितनी भी गैसेस हैं हम उनको आयोनाइज करते हैं। और इसकी एक छोटी सी मैं आपको एप्लीकेशन बता दूं कि प्लाज्मा क्या है, आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर है, कि देयर आर मिलियन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा की मिलियन ऑफ एप्लीकेशन है। प्लाज्मा में हम क्या करते हैं, गैस को आयोनाइज करते हैं। जब हम किसी भी गैस को आयोनाइज करते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा, तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। हमारे घरों में जितनी भी लाइट्स रोशन है वो असल में क्या है, आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर है। हमारे, दोबारा सुने, हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में, हमारी जो स्ट्रीट्स लाइट हैं, जितनी भी हम यूज कर रहे हैं, ये सब के सब क्या है, इनके अंदर गैस भरी हुई है। उस गैस को हम आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज्ड जो गैस मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो ये ग्लोइंग प्लाज्मा है जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हमें बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है कि हम गैसेस को आयोनाइज करते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस क्या है, ये असल में गैस को हमने क्या किया है, आयोनाइज किया है। गैस जब आयोनाइज हो गई है तो वो मॉलिक्यूलर आयंस में तब्दील हो गई। अब हम गैस को आयोनाइज करते कैसे हैं, सुनो। तो इसका प्रोसेस क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है कि ये थ्रो करती है हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्रो करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन गन, ये येलो वाले, ये येलो क्या है, हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जो किसने थ्रो किए, इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन थ्रो करेगी हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास है एक गैस है, गैस मॉलिक्यूल है। जैसे ही वो हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन उस गैस मॉलिक्यूल में से पास होंगे तो ये स्ट्राइक करेंगे, ये जो ग्रीन है ये गैस मॉलिक्यूल है, तो ये स्ट्राइक करेंगे मॉलिक्यूल के साथ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे। नॉकआउट क्यों करेंगे, ये है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल का भी एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जिसके में उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो भी नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ये हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन के नतीजे में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे। अच्छा, रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन वापस क्यों नहीं मुड़ा, क्योंकि ये हम पहले क्या, ये क्या है, हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन गन से जो हम बम्बार्डमेंट करेंगे हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की, वो जब जाकर गैस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे। यानी ये क्या करेंगे, ऊपर लिखा है नॉकआउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरा नाम है एटॉमिक ऑर्बिटल का दूसरा नाम है। तो उसके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें उन्हें नॉकआउट कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब जाके इस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा तो इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को नॉकआउट कर देगा। तो अब एक सिंपल सी बात है, जब किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। किसी भी स्पीशी में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाके मॉलिक्यूल से टकराएंगे, ये मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो किस में तब्दील हो जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन में। और इस तरीके से जो ज्यादातर बनते हैं वो मॉलिक्यूलर केटाइन बनते हैं। ज्यादातर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर केटाइन, पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे नॉकआउट होने से। मॉलिक्यूलर एनाइन बहुत कम बनते हैं, कि इलेक्ट्रॉन के एडिशन हो इसके चांसेस बहुत कम है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा वो इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो मॉलिक्यूलर केटाइन बनेगा। नासिर कॉल सुने। अच्छा, अब नेक्स्ट सुने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको बच्चों क्लियर हो गया। ये अब आगे वही चीज है कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, व्हेन हाई एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रॉन हम थ्रो करते हैं उनकी एनर्जी कितनी होती है, 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी होती है, 10 to 15। तो व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जिनकी एनर्जी कितनी है, 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भी थ्रो कर सकते हैं या हम थ्रो करते हैं अल्फा पार्टिकल। तो व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्डेड, इनको बम्बार्ड करेंगे ऑन गैसियस मॉलिक्यूल पे,
तो वो क्या करेंगे, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल कैन आल्सो आयोनाइज गैस मॉलिक्यूल, वो गैस मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे। तो गिव मॉलिक्यूलर आयन, जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस होगा। अब मेटल एटम M इज कन्वर्टेड इनटू M+, वो जो मॉलिक्यूल होगा मेटल एटम या कोई भी मॉलिक्यूल आप कर दें वो किस में बदल जाएगा, M+1 में बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। कि अब आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर हम गैसियस मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, जिसके नतीजे में क्या हुआ, उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये मॉलिक्यूलर आयन में तब्दील हो गया और साथ में ये इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो गया, एमिट हो गया। तो इसी तरह हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, जब हम किसी भी गैस मॉलिक्यूल में के ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल जब जाके गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे तो वो उससे फर्दर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करते क्यों, हमें जरूरत क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि हम जो प्लाज्मा है ये सबसे बड़ी एग्जांपल है आयोनाइजेशन ऑफ गैस की, कि हम जब गैस को आयोनाइज करते हैं तो गैस की आयोनाइजेशन से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास ये जितनी भी चार टाइप की लाइटनिंग है, ये किसकी एग्जांपल है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस की एग्जांपल है। तो हम गैस को आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज करके इसकी मिलियन ऑफ एप्लीकेशंस हैं जहां हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हेन हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल, कि जब वो हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं तो वो हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इट नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देंगे। एज अ रिजल्ट और जब मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर केटाइन आर फॉर्म। इसलिए हम कहते हैं so molecular cations are more abundant than molecular anions। तो यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आपने नोट करना है कि लास्ट टाइम बच्चों हमने पढ़ा था कि मैं आपको ले जाता हूं ये, कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ एटम में, या हमने ग्रुप ऑफ एटम पढ़े थे कि ग्रुप ऑफ एटम में ज्यादा कॉमन कौन है, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि बीच वन इज मोर कॉमन, तो हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज आर मोर कॉमन देन ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो ग्रुप ऑफ एटम में ज्यादा अबंडेंट, ज्यादा कॉमन कौन है, नेगेटिव वाले। और आज हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर आयन में से जब हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो हमेशा मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ज्यादातर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर केटाइन, पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। अगर ये सवाल आ जाए कि बताएं मॉलिक्यूलर आयन में ज्यादा कॉमन, ज्यादा अबंडेंट कौन है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर केटाइन। दोबारा सुने, ग्रुप ऑफ एटम में ज्यादा कॉमन कौन है, नेगेटिव आयन वाले, और मॉलिक्यूलर आयन में ज्यादा कॉमन कौन है, पॉजिटिव चार्ज वाले। मॉलिक्यूलर केटाइन ज्यादा अबंडेंट हैं। तो उसके साथ ही बच्चों हमारा आज का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चनिंग की तरफ आते हैं कि किस बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है तो ताकि हम उसको देख लें।